एवरीवन, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के चैप्टर 1 हिस्ट्री के हमारे अतीत। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चों दोनों को दिक्कत ना हो। चैप्टर पहला, कैसे, कब और कहाँ। उपविषय, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि इस पे डेट्स पर फोकस किया गया है। और इसको शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करें अपना चैप्टर और समझते हैं क्या क्या है इसमें महत्वपूर्ण। शिक्षण अधिगम, विद्यार्थी इतिहास में अविधिकरण को समझ पाएंगे। किस प्रकार बदलाव होते हैं, किस प्रकार तारीखें बदलती हैं, किस प्रकार तारीखें इम्पोर्टेंट होती हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले इस वर्कशीट में हम देखें जो SCERT द्वारा बनाई गई है इस चैप्टर के लिए विशेष रूप से, उसमें एक हम चित्र देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि एक लड़की है जो बता रही है कि मुझे अपनी जन्म की तारीख बताइए। इधर अपने फ़ोटो चिपकाने की बात कर रही है वो। और सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं, गतिविधि पर। अपने जीवन की कोई 4 यादगार घटनाएं लिखिए, यानी कि राइट एनी 4 मेमोरेबल इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होंगी जो घटती होंगी, तो उनमें से किसी 4 घटनाओं को लिखना है। चाहे आपके घर में किसी का बर्थडे आता हो, चाहे आप कभी कहीं घूमने गए हों, या कोई अन्य चीज़, वो आप सब लिख सकते हैं। 4 लिखनी है, कोई 4 मेमोरेबल इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आप मेंशन कर लें, वो आप लिखें। अब बताइए, क्या आपको सभी घटनाओं की तारीखें याद हैं जो आपने सभी ऊपर लिखी हैं? यदि हाँ, तो उन्हें यहाँ लिखिए और उस समय रेखा पर नीचे दर्शाएं। ऊपर जो भी आपने चीज़ें लिखी हैं, क्या वो सभी आपको याद हैं? तो वो नीचे आप डेट सहित लिखिए कि कब वो घटनाएं घटी। ऊपर की गतिविधि आपको यह एहसास दिलाती है कि तारीखें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। आप अपने जीवन की मुख्य घटनाओं को याद कर सकते हैं जिनकी कोई निश्चित तारीख हो, जैसे आपका बर्थडे, जब कभी आप घूमने गए हो, या आपका ब्रदर का बर्थडे, आपकी सिस्टर का बर्थडे, आपकी मदर फादर का बर्थडे। परंतु हर कार्य या घटना जो एक लंबे समय की प्रक्रिया हो, उसकी तारीख निश्चित करना संभव नहीं, जो लंबे समय से चलती आ रही हो। इतिहास अध्ययन है चीज़ें कैसे अतीत में काम करती थी और कैसे उनमें बदलाव आया है। हिस्ट्री किस चीज़ का एक स्टडी है, हम ये देखें कि कैसे चीज़ें अतीत में काम करती थी। अतीत यानी कि प्राचीन काल, एंशियंट, पहले चीज़ें कैसे काम करती थी और कैसे उनमें पहले के मुकाबले अब चेंज आया। जैसे उदाहरण के रूप में, पहले के जो व्यक्ति या लोग थे, वो पहनावा उनका थोड़ा डिफरेंस था और अब उनमें पहनावे में डिफरेंस है। तो ये कैसे बदलाव आया? ये एकदम तो आया नहीं, धीरे धीरे बदलाव आया। इतिहास को हमेशा से तारीखों के साथ जोड़कर देखा जाता है। शुरू में इतिहास राजाओं द्वारा लड़े हो गए युद्धों और बड़ी बड़ी घटनाओं का ब्यौरा होता था। हम हिस्ट्री को जब भी पढ़ते थे, सुनते थे, हमें ये कहा जाता था कि इसमें राजा महाराजाओं के बारे में, युद्ध, उनकी विजय गाथा के बारे में वर्णन किया जाता है। तो हम यही समझते थे। जैसे अशोक राजा सम्राट कब बने, अशोक मौर्य वंश के शासक थे, वो कब शासक बने। अशोक ने कलिंग के खिलाफ युद्ध कब लड़ा। कलिंग युद्ध यानी कि उड़ीसा में, उस समय कलिंग कहते थे उड़ीसा को, तो उन्होंने युद्ध कब लड़ा। ईरान के नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया, 6ठी शताब्दी में। अब इतिहासकार क्यों और कैसी घटनाएं हुई
पर ध्यान देते हैं, ना केवल कि वह कब घटित हुई। ये ध्यान रखने वाली बात है। जो इतिहासकार है, हिस्टोरियंस हैं, वो क्यों और कैसे, व्हेन एंड वाई पर ध्यान देते हैं, ना कि केवल कब घटित हुई। वह आम लोगों के जीवन के बारे में, उनके घरों, नए विचार और संस्कृति और समाज में बदलाव के बारे में भी लिखते हैं। मतलब कि जो आम जनजीवन है, सामान्य जनरल लोग, जनरल पब्लिक, उनके जीवन यानी कि लाइफस्टाइल, उनके घर, होम्स के बारे में, उनके व्यूज़ यानी कि विचार, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर के बारे में और समाज में बदलाव के बारे में लिखते हैं। चेंजेस इन सोसाइटी। कौन सी तारीखें, हम जो तारीखें चुनते हैं वह महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। जैसे हमारा बर्थडे है, वो एक खास दिन आता है तो वो हमें याद रहती है, वो महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बन जाती है हमारे लिए। भारतीय इतिहास का एक और वर्गीकरण। इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है, यानी कि वेस्टर्न कल्चर के माध्यम से ये तकनीक मिली कि इतिहास को 3 काल खंडों में बांट दो। प्राचीन यानी कि एंशियंट, मध्यकालीन यानी कि मिडिवियल और आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। यानी कि वेस्टर्न जो एरिया है, यूरोप साइड से अगर हम बात करें तो आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न एरा को साइंस, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वह समाज थे जहां आधुनिक समाज की यह विशेषताएं नहीं थी। उनका कहना था कि जो इससे पहले के समाज थे उसमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, यानी कि ये चीज़ें नहीं थी जो पहले थी। अब हम अवधियां कैसे तय करते हैं? हम इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटते हैं ताकि उस समय की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों यानी कि सेंट्रल जो थीम्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर सकें। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास में भारत के इतिहास के 3 कालखंडों में बांटा था। तो ध्यान रखने वाली बात है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री ने इसे 3 कालखंडों में बांटा। अपनी बुक में उसने इसका जिक्र किया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू कालखंड को प्राचीन काल का नाम दिया, मुस्लिम कालखंड को मध्यकालीन कालखंड का नाम दिया और ब्रिटिश कालखंड को मॉडर्न एरा से संबंधित किया। मिल को यह लगता था कि यह सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। J.S. मिल थे लेखक, उनको ऐसा लगता था कि ये जो जितने भी एशियाई समाज हैं सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, बल्कि ऐसा नहीं था। जब यूरोप में असभ्य लोग थे, सभ्यता पनप रही थी, तब भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। तो ये कहना तो सरासर गलत हुआ। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों की बात करें। इतिहास पढ़ते समय आपके मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की थी, What words come to your mind while reading history? राजा, रानी, डेट्स, कब लड़ाई लड़ी गई, ये सब हमारे दिमाग में विचार आते हैं। दूसरा प्रश्न, इतिहास तारीखों का अध्ययन है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण बताइए। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ डेट्स
डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीज़न। कुछ हद तक तो बात सही है, क्योंकि इतिहास की बात करें तो उसमें तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उसके बाद के इतिहासकारों ने आम जनजीवन के समाज, पहनावे, संस्कृति पर भी जोर देने लगे वो। तो इतिहास में डेट्स तो अपनी जगह इम्पोर्टेंट होती ही हैं, और साथ ही साथ अन्य चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न, जेम्स मिल द्वारा दिए गए भारतीय इतिहास के 3 कालखंडों का वर्णन कीजिए। क्या आपके विचार में इतिहास के विभाजन धर्म के आधार पर सही है और क्यों? डिस्क्राइब द 3 periods ऑफ इंडियन हिस्ट्री गिवन बाय जेम्स मिल। डू यू थिंक द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज करेक्ट एंड वाई? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीछे चर्चा की थी, 1817 में एक बुक में मिली, और उसके बाद जेम्स मिल ने चर्चा करी कि हिंदुओं को प्राचीन काल, एंशिएंट, मुस्लिम मध्यकाल, मिडीवियल, ब्रिटिश आधुनिक काल, मॉडर्न। तो इसमें उन्होंने विभाजित किया। उसका कालखंड में विभाजित करने का उनका कारण था कि जो मॉडर्न एरा है वो सभ्य एरा है, उससे पहले वो सब चीज़ें नहीं थी, तर्क नहीं था, विज्ञान नहीं था। चौथा प्रश्न, आपको क्या लगता है कि भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पारिभाषिक शब्द आधुनिक इतिहास का प्रयोग करना सही नहीं है? Why do you think it is not correct to use the term modern history for the study of history of India? अब देखिए, आप आधुनिक इतिहास का प्रयोग करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले वाले प्राचीन काल, एंशिएंट और मिडीवियल में इतिहास वैसा नहीं था जैसे मॉडर्न में था। अब ये देखने का नज़रिया है। अंग्रेज़ों ने इसे अपने हिसाब से ढाला और बांटा, इसलिए ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी पार्ट की अगली वर्कशीट के बारे में हम चर्चा करें। उप विषय है इसका, यानी कि सब सब्जेक्ट है इसका, स्रोत हम किस तरह जानते हैं, सोर्सेज, हाउ डू वी नो। शिक्षण अधिगम, विद्यार्थी जान पाएंगे कि किस प्रकार के स्रोतों से हमें पता चलता है कि कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे एक व्यापारिक कंपनी से प्रमुख शक्ति बन गई। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो व्यापार करने भारत आई थी, किस प्रकार धीरे धीरे एक शासक के रूप में उभर गई। कक्षा 8 में हम केवल 250 वर्ष के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इस इतिहास को पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों की मदद लेंगे। आइए देखते हैं। कैन यू टेल व्हेन योर स्कूल बिल्डिंग वॉज बिल्ट? हाउ विल यू फाइंड आउट? दोस्त, क्या आप बता सकते हैं कि आपके विद्यालय की इमारत कब बनी थी? आप कैसे पता लगाएंगे? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जिस स्कूल में आप वर्तमान पढ़ते हैं वो बनी थी 1961 में, 1961 में। अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं पता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब उसकी बनावट, आर्किटेक्ट यानी कि शैली को देखकर, किस तरह का मटेरियल यूज़ हुआ है, इन सब चीज़ों को देखकर आप इमारत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कितनी पुरानी हो सकती है, और वह हमें तब भी पता लग सकती है कि किस कालखंड में किस तरह की बनावट हुआ करती थी। तो बनावट, आर्किटेक्ट, शैली, इन सब चीज़ों को देखकर हम पता लगा सकते हैं। अलग अलग अध्ययन के स्रोत। राजसुंदरी देवी अपनी आत्मकथा अमार जीवन में अपने बाल विवाह और अपने माताजी से बिछड़ने की पीड़ा बताते हुए कहती हैं, अगर मुझसे मेरे मन की स्थिति बताने को कहा जाए तो मैं कहूँगी कि मेरी स्थिति एक बलि पर चढ़ने वाले बकरे की तरह थी कि जिसको ज़बरदस्ती खींचकर बलि की वेदी की तरफ ले जाया जा रहा था। बिल्कुल वैसे ही लाचार स्थिति, वैसी ही पीड़ा भरी चीखें। जैसे लोग अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लेते हैं, मैं भी बिल्कुल उसी पक्षी की तरह पिंजरे में कैद थी, और मुझे अब इस पिंजरे में जीवन भर रहना होगा। मैं कभी भी आज़ाद नहीं हो सकूंगी। तो ये राजसुंदरी देवी थी जिन्होंने अपनी आत्मकथा अमार जीवन में बाल विवाह के बारे में बताया। उनका बाल जीवन हो गया था और माता से कैसे बिछड़ने के उनको पीड़ा बताई उन्होंने। ऊपर दिए गए स्रोतों को पढ़ के अपने मन में क्या विचार आते हैं? क्या आपको राजसुंदरी देवी अपने जीवन से खुश लग रही है?
आप ये कैसे बता सकते हैं? वट थॉट कम टू योर माइंड आफ्टर रीडिंग द अबव सोर्स? डू यू फाइंड राज सुंदरी देवी हैप्पी विद हर लाइफ? हाउ कैन यू टेल? ऊपर के स्रोतों से पढ़ के तो लगता नहीं कि वो राज सुंदरी वो खुश हैं, क्योंकि वह अपने जीवन से दुखी हैं। वह अपने आप की तुलना पिंजरे में कैद पक्षी से कर रही हैं। जिस प्रकार पिंजरे में एक कैद हो जाता है पक्षी, और जिस प्रकार एक बलि पर चढ़ाए जाने वाले बकरे पर वो अपनी वो तुलना कर रही हैं, उन जानवर से, उन पक्षियों से तुलना कर रही हैं जो कैद है, वो खुश नहीं है। ऐसी ही आत्मकथाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में हमें समाज के बारे में जानकारी मिलती है। लोग अपने अनुभव, अपनी आप बीती को जब लिख देते हैं, तब हमें उनके समय में हो रही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों और धार्मिक परंपराओं के बारे में भी बहुत कुछ पता लगता है। 19वीं सदी के मध्य तक छापाखानों के फैलने से किताबें, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के प्रकाशन में वृद्धि हो गई। अब ज़्यादा लोग पढ़ लिख सकते थे। साहित्यिक स्रोत के साथ साथ मानचित्र यानी कि मैप्स, तस्वीरें, चित्र एवं मूर्तियां भी महत्वपूर्ण स्रोत थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन आम हो गया। हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। शहरों, गांवों, सड़कों, नदियों, पुलों और रेल पटरियों के मानचित्र बनाए गए। अब हमें इतिहास कैसे पता लगाया जाने लगा? लोग अपनी जीवनियाँ लिखते थे, आत्मकथाएं लिखते थे। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में हमें उनके बारे में पता लगता था। इनसे भी इतिहास का पता लगाया जाने लगा। ये लिखी उस समय थी, लेकिन इसका अध्ययन जब बाद में होगा तो ये उस समय के लिए साहित्यिक स्रोत के रूप में उभरेंगी, यानी कि एक ऐसा स्रोत जिससे इतिहास का पता लगाया जा सके। अब गतिविधि है, अगर आप अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो उसका क्या शीर्षक होगा? अपनी आत्मकथा की पुस्तक का एक सुंदर आवरण बनाएं। आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में जो बताती है, अगर आप उसके बारे में लिखेंगे तो आप उसका प्रिंट आउट, मतलब जो बाहर का कवर है वो कैसे बनाएंगे, इधर बना के दिखा दीजिए। इफ़ यू राइट योर ऑटोबायोग्राफी, व्हाट विल इट बी टाइटल एंड मेक अ ब्यूटीफुल कवर ऑफ योर ऑटोबायोग्राफी बुक। अधिकृत सरकारी दस्तावेजों से आप क्या पता चलता है या क्या पता नहीं चलता? सरकारी अधिकृत दस्तावेजों वह बताते हैं कि सरकारी अधिकारी क्या सोचते हैं। इन रिकॉर्ड्स में हमें यह समझने में मदद नहीं चलती कि देश के लोग क्या महसूस करते हैं, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हम कहीं और देखना होगा। इस लिहाज से लोगों की कविताएं, तीर्थ यात्रियों और यात्रियों का संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं हमारी मदद कर सकती हैं। अब नए शब्द देखें और गतिविधि में कल्पना कीजिए आप एक इतिहासकार हैं और यह साल 2071 है। आज के वर्ष 2021-22 के अध्ययन के लिए आपके लिए कौन से इतिहास के स्रोत होंगे? उन चीज़ों के एक सुंदर टिप्पणी पर फुटनोट अपने कॉपी में बनाएं। आज इंटरनेट के माध्यम से हमें काफ़ी स्रोत मिल सकते हैं और उस समय तक हम संजो सकते हैं। कॉलोनीज, उपनिवेश, नए शब्द हैं कॉलोनीज यानी कि उपनिवेश। ए कंट्री डेट केम अंडर अनदर कंट्री, इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ए ब्रिटेन इन द 18th सेंचुरी। ऐसा देश जो किसी दूसरे देश के अधीन आ गया हो। 18वीं सदी में भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। जनगणना किसी भी देश में रह रहे लोगों की संख्या का लेखा, यानी कि ये हर 10 साल में होती थी। अब सही और गलत बताएं उदाहरण के सहित। सरकारी दस्तावेजों में हमें ये समझने को मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। ऐसा गलत है, क्योंकि सरकारी लोग क्या सोचते थे। आगे देखें, इतिहासकार इतिहास के बारे में जानकारी समाचार पत्र, आत्मकथाओं, सरकारी दस्तावेजों और यात्रियों के संस्मरण से एकत्रित करते हैं। ये बिल्कुल सही है, इससे इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। अगला है, अगर आप अपने पड़ोस का सर्वेक्षण करने का मौका मिले तब आप किन चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे और आप इस सर्वेक्षण को किस तरह संचालन करेंगे? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था पूरा चैप्टर, आप ज़रूर देखें और समझें। आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, क्या समझ में आया? आप इन 2 वर्कशीट्स के माध्यम से जो चैप्टर है आपका, चैप्टर 1 इतिहास के बारे में, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या क्या उसमें मेन दी गई हैं डेट्स के बारे में। तो यही था आज का चैप्टर। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।